हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज लाई हूँ मैं एनसीईआरटी जो कि क्लास 12 का है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय जिनमें आज हम पढ़ेंगे राजा, किसान और नगर, जो चैप्टर नंबर 2 है। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी सब। तो सारे चैप्टर करवाए जा रहे हैं। इकोनॉमी भी क्लास 11 का कंप्लीट होने वाला है और बस ज्योग्राफी बचा है और पॉलिटी बचा है, वो चल रहा है। बाकी सब हो चुका है, आपको जल्दी वीडियो सारे मिल जाएंगे और वीडियोस के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप जाइए। सारे क्लास वाइज बने हैं, 9 10 11 12, तो सबको करिए। तो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो लेट्स स्टार्ट। तो करेंगे हम चैप्टर नंबर 2, राजा, किसान, नगर। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यही वह काल था जब सिंधु और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। उत्तर भारत, दक्कन भारत क्षेत्र और कर्नाटक जैसे महाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नई तरीके भी सामने आए हैं। और शवों के नई और जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें से सबसे ज्यादा मुखर और आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे महाद्वीप में नगरों का उदय हुआ। तो ये चित्र एक साक्षी का अभिलेख है, जो कि इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों, और चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे कि यह एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा कि इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती है। प्रिंसिप और प्रियदर्शी। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा, और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। इस शोध में आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीपों में शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों ग्रंथ। ठीक है। अ, अभिलेखों उपयोगों का किया परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों के उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और यह छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। शीघ्र ही आभास हो गया कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे असंबद्ध हमेशा नहीं थे। तो अभिलेख क्या होता है? अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। यानी अभिलेख एक प्रकार के अस्थायी प्रमाण होते हैं। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी हुई है, जिन तिथि पर आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लगभग 250 ईसा पूर्व में अक्षर अ को इस तरह से लिखा जाता था और 500 को इस तरह से लिखा जाता था। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते हैं। प्राकृत उन भाषाओं को कहते हैं, कहा जाता है जो सामान्यतः भाषाएं होती हैं।
इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि उस प्राकृतिक अभिलेखों से प्राप्त हुए आपको यह तमिल, पाली, संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। तो प्रारंभिक राज्य की बात करते हैं, 16 जनपद। आरंभिक भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है। इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारकों का विकास हुआ। बौद्ध और जैन, जिसको अगले अध्याय में पढ़ेंगे आप, के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यदि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती जैसे नाम प्राय मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। अधिकांशतः महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गढ़ और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध इन्हीं गढ़ों में से एक थे। वज्जी संघ की भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गढ़ सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यदि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सके, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। जनपद का अर्थ ऐसे भूखंड से है जहाँ पर कोई जन, लोग, कुल या जनजाति अपना गांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत या संस्कृत दोनों में मिलता है। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्रायः किले में घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाहों के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। तो ये देखेंगे आरंभिक राज्य और उनकी राजधानियाँ। तो ये कम्बोज का है, जहाँ पुष्कलावती, गंधार है, तक्षशिला है, और इंद्रप्रस्थ है, अहिच्छद है, कुरु है, सुरसेन है, मथुरा है, मत्स्य है, अवंती उज्जैनी का है, चेदी है, कौसंबी, वत्स है, वाराणसी, काशी और कौशल, श्रावस्ती, मल्ल, कुशीनगर। इसको अच्छे से देख के याद कर लीजिए। लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व संस्कृत में ब्राह्मणों में धर्म शास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की गई। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और यह अपेक्षा की गई कि शासक क्षत्रिय वर्ग से ही होंगे। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर, तट, भेंट वसूलना माना जाता था। क्या वनवासियों, चारावाहों में भी कर रूप में कुछ लिया जाता था? हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों में अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्राय कृषक वर्ग नियुक्त किया जाता था। ओलागार्की या समूह शासन उसे कहा जाता है जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथों में होती है। आपने पिछले वर्ष जिस रोमन गणराज्य के बारे में पढ़ा, वो एक समूह शासन ही था, यदि इसका नाम अलग है। तो अब 16 महाजनपदों में प्रथम जो था मगध के बारे में हम पढ़ेंगे। छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। एक यह कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरे यह कि लोहे की खदानें भी आसानी से उपलब्ध थी, जिससे उपकरण हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और उसकी उपनदियों में आवागमन रास्ता का सुलभ था। और लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री इनकी नीतियां लागू करते थे। प्रारंभ में राजगाह, आधुनिक बिहार के राजगीर नाम का प्राकृत नाम जो है, मगध की राजधानी थी। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। बाद में चौथी शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। इन दीवारों का निर्माण क्यों किया गया, आप बताएंगे? राजगीर के किले की दीवार है। तो भाषाएं, लिपियां क्या थी? अशोक ने अधिकांश अभिलेख प्राकृत में, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरामेइक और यूनान भाषा में है। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे, और जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी भाषा में लिखे गए। अरामेकी और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों से किया जाता है। एक आरंभिक साम्राज्य, मगध की राजधानी थी। यह सूचक बात है कि इस शब्द का अर्थ राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। बाद में चौथी शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है।
मगध के विकास के साथ-साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जो 321 ईसा पूर्व का था, का शासन पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक फैला था। उनके पौत्र अशोक ने जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रथम शासक माना जा सकता है, कलिंग पर विजय प्राप्त की। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है, विशेषतया मूर्तिकला। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचना भी मूल्यवान सिद्ध हुई, जैसे चंद्रगुप्त के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगस्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण। आज इसके कुछ अंश ही उपलब्ध है। एक और स्रोत है जिसका उपयोग किया जाता है, वह है अर्थशास्त्र। संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य चाणक्य ने की, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों का संस्कृत वाणी में मिलता है। यदि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी है, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्रायः मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृत पत्थरों और पालिश किए गए स्तंभ पर लिखवाया। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म प्रचार किया। इसमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों, ब्राह्मणों के प्रति उदारता और सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र, 4 प्रांतीय केंद्र। पाटलिपुत्र 4 प्रांतीय केंद्र में था। तक्षशिला, उज्जैनी, तोसरी और सुवर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेख में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड तक हर स्थान एक जैसे संदेश प्रेरित किए गए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसा संभव नहीं था। तो चित्र देखिए अशोक के अभिलेखों का विवरण। तो मानसेहरा और शहबाजगढ़ी तक्षशिला की बात है, और कंधारम मिला है और कलसी मिला है, और ये है शिशुपालगढ़ चौगढ़ कलिंग में, और ये सोपारा और गिरनार में। महाशिलालेख मिला और लघु शिलालेख, ये जो छोटे छोटे हैं ये लघु शिलालेख मिले हैं। गावी, मास्की, पालकी कुंडा, जंतीन, रामेश्वर, सिद्धपुरी, उदय गोलाम, राजूल, मडगरी और नितूर ब्रह्मगिरी। तो स्तंभ अभिलेख के जो गोले गोले बने हैं यहाँ पर मिले हैं। सांची का, सारनाथ का, और ये लौरिया अरारय और लौरिया नंदगढ़ का, और रामपुरवा का, रमनदेई का, और सांची गुज्जर और मेरठ का और टोपरा का देख सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं आप अच्छे से देखिएगा ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए। तो ठीक है, शामिल क्षेत्र बड़े विविध और भिन्न-भिन्न प्रकार के थे, जहाँ अफ़गानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। ये संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा होगा। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला, उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। तो सम्राट के अधिकारी क्या-क्या कार्य करते थे? तो मेगास्थनीज के विवरण के एक अंश दिया गया है। साम्राज्य के एक महान अधिकारी में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन का काम करते थे, जैसा कि मिस्र में होता था। कुछ प्रमुख नहरों में उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुखद्वार या निरीक्षण करते थे, ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके। यदि अधिकारी शिकारियों का संचालन करते हैं और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते हैं और कर वसूल करते हैं। भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते हैं, साथ ही लकड़हारों, बढ़ई लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते हैं। साम्राज्य के संचालन के भूमि एवं नदियों दोनों मार्ग के आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक है। राजधानी से प्रांतों तक जाने के कई सप्ताह या महीनों का समय लगता होगा। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती थी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक सीमित 6 उपसमितियों का उल्लेख किया है। इनमें से इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था, तो दूसरे का यातायात का खान-पान और संचालन करना था, और तीसरा काम था पैदल सैनिकों का संचालन, और चौथी थी अश्वारोहियों, और पांचवी थी रथारोहियों, तथा छठी थी काम हाथिनियों का संचालन करना। दूसरी उपसमितियों का दायित्व विभिन्न प्रकार का था, जैसे उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों का व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। उन्होंने धर्म के प्रचार द्वारा
भी किया। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण सार्वभौम थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामत नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। तो मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। 19वीं सदी के जब इतिहासकारों ने भारत की आरंभिक इतिहासों की रचना करना शुरू की, तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे, जो साम्राज्य की पहचान माने जाते थे। इतिहासकार को लगा कि इतिहासकारों पर लिखे गए संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न है। उन्होंने यह उन्हें यह लगता था कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक थे। साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे, जो अपने नाम के साथ बड़ी-बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। इसलिए इनमें कोई आश्चर्य बात नहीं थी कि 20वीं सदी के नेताओं में से अशोक का प्रेरणा का स्रोत माना जाता है अशोक को। तो फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था? यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यह आप मानचित्र 2 में देखें तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी ईस्वी आते-आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए-नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे। तो सेना के लिए हाथी पकड़ना अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हाथी को पकड़ने के उपाय के बारे में यह लिखा गया है। तो हाथी वनों के संरक्षक और हाथियों को पालने वाले लोग, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, सीमा रक्षकों, वनवासियों, महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हाथिनियों की मदद से जंगली हाथी द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानने या उन्हें पकड़ने का काम करते थे। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पास 6 लाख पैदल सैनिक और 30,000 घुड़सवार तथा 9,000 हाथी थे। कुछ इतिहासकार इस विवरण को अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब ऐसा नहीं मानते हैं। तो राजधर्म के नवीन सिद्धांत क्या थे? तो दक्षिण दक्षिण के राजा सरदार उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम अर्थात तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से में चोल चेर पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और अस्थायी सिद्ध हुए। सरदार और सरदारी क्या होते हैं? तो सरदार एक शक्तिशाली व्यक्तित्व है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। उसके समर्थक उसके खानदान के लोगों से हैं। सरदार के कार्य में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता निभाना शामिल है। वह अपने अधीन लोगों में से भेंट लेता है और अपने समर्थकों में उस भेंट का विवरण करता है। सरदार में सामान्यतः कोई अस्थायी सेना अधिकारी नहीं होते हैं। हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती हैं। उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन विवरण किस प्रकार किया? तो कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी तक थे और उपमहाद्वीप और पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शासक शामिल थे। उनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे कि एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने उस ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया। दैवीय राजा तो राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। इतिहास की रचना विलोकों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्के और मूर्तियों से प्राप्त होता है। तो ये देख सकते हैं पांड्य सरदार और सेना गुत्तुवन की वन यात्रा। तो ये तमिल महाकाव्य सिलप्पादिकारम का एक अंश है। जब वह वन की यात्रा पर जाते थे तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ से उतरे, ठीक उसी तरह जैसे पराजित लोग विजयी का आदर करते हुए अपने साथ उपहार लाए और अपने जिनमें हाथीदार सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बाल बने चंवर और मधु, चंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, मिर्च आदि वस्तुएं थी। वे अपने साथ नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी, केला, बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरण, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे, बोलने वाले तोते आदि भी लाए।
उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों ने विशालकाय मूर्तियां लगाई थी। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। इस कुछ इतिहासकार का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों में अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। संभवतः वे उस चीनी शासकों से प्रेरित हुए थे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। चौथी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिनमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे और जो दुर्बल होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशस्तियां भी उपयोगी रही हैं। यद्यपि इतिहासकार की इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रायः प्रयास करते हैं, लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते हैं। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेर, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ने संस्कृत में की थी। तो आगे है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। यह प्रयाग प्रशस्ति का एक अंश है। धरती पर उनकी कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। परमात्मा पुरुष साधु की समृद्धि और असाधु के विनाश के कारण वे अज्ञेय हैं। उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनम्र से ही वश में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं, अनेक सहस गायों के दाता है। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों के बिरहड़ियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई। वो मानवता के लिए दिव्यमान उदारता के लिए प्रतिमूर्ति। वे देवताओं में कुबेर और जो धन देवता है, वरुण जो समुद्र देव है, इंद्र जो वर्षा के देवता है, यम जो मृत्यु के देवता के तुल्य है। तो ये चित्र है राजाओं की स्थिति का। ये कौन सी चित्र है? इस मूर्ति में क्या विशेषता है? इनमें क्या प्रतीत होता है? एक राजा की मूर्ति है, शायद सर नहीं है। गुजरात की सुदर्शन झील। तो मानचित्र गिरनार ढूंढिए तो वहां पर आपको दिखा था मैंने। गिरनार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से मिलता है। इस अभिलेख को शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। इस अभिलेख में कहा गया है कि जलद्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्रदामन ने झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी और इसके लिए प्रजा से कर भी नहीं लिया था। इसी पाषाण खंड पर एक और अभिलेख है जिसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर इस झील की मरम्मत करवाई थी। तो बदलता हुआ देहात, जनता के राजा की छवि। राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी? स्वाभाविक है कि अभिलेखों से सही जवाब नहीं मिलते। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों और अनुभव के विवरण कम ही छोड़े गए हैं। फिर भी इतिहासकारों ने इसका निवारण करने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियां है, जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया है, तथा जातक कथाएं पहली सहस्राब्दी के ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई। तो गंधतिन्दु जातक नामक एक कहानी बताया गया कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल है। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में यह पता लगाने की कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो एक एक कर सबने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। उनकी शिकायतें थी कि राज्य में रात में डकैत कर उन पर हमले होते हैं, तो दिन में इकट्ठा करने वाले अधिकारी। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए लोग अपने अपने गांव को छोड़कर जंगल में बस गए। जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने में बड़े बड़े कर की मांग करते थे, जिससे किसान खासतौर पर त्रस्त रहते थे। इस जातक कथा से पता चलता है कि इस संकट से बचने का उपाय जंगल की ओर भाग जाना होता था। इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने और उपाय ढूंढने शुरू की है। तो धान की रोपाई उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पानी की बहुतायत मात्रा होती थी। इसमें पहले के धान के बीज अंकुरित करके पानी में भरे खेतों में पौधों की रोपाई की जाती थी। चूंकि ज्यादा मात्रा में पौधे बच जाते थे, अतः इसमें धान की उपज बढ़ जाती थी। उपज बढ़ाने के तरीके क्या थे? उपज बढ़ाने का एक तरीका था हल का प्रचलन, जो छठी शताब्दी में ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल गया था।
जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी, वहाँ लोहे के फल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाती थी जाने लगी। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। हालाँकि किसानों को इसके लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। यदि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ हिस्से में सीमित था। पंजाब और राजस्थान जैसे अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। जो किसान महाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल उपयोग किया, जो ऐसे इलाके के लिए कहीं अधिक उपयुक्त था। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं-कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर किस तालाबों, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्रायः राजा या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में करवाया। सीमाओं का महत्व क्या था? मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसे संस्कृत भाषा में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच लिखा गया था। इस ग्रंथ में राजा को यह सलाह दी गई कि चूंकि सीमाओं की अनभिज्ञता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होते हैं, इसलिए उसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर रखने चाहिए, जैसे कि पत्थर, हड्डियां, गाय के बाल, भूसी, राख, कपड़े, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़ और रेत। उसे सीमाओं पर इसी प्रकार के और तत्व भूमि में छुपाकर गाड़ने चाहिए, ताकि समय के साथ नष्ट ना हो। तो ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं तो क्या थी? तो यद्यप खेती के इन नई तकनीकी से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती के से जुड़े लोग उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतीहर, श्रमिक, छोटे किसान और बड़े-बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों के जमींदारों के लिए किया जाता था। बड़े-बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्रायः किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद यह प्रायः वंशगत होता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में गांवों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे कि बिल्लालर या बड़े जमींदार। ये सब जो वर्ड है ना, इसको याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है। हलवाहा या उल्वर और दास या अड़मई, इसको नोट कर लीजिए। ये संभव है कि वर्गों की विभिन्नता भूमि के स्वामित्व और श्रम नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित थी। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्राय विधि ग्रंथों में की जाती है। गृहपति क्या होता है? गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण रखता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य वस्तु का वह मालिक होता था। कभी-कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों, व्यापारियों के लिए भी होता था। तो अगला क्या है? एक छोटे गाँव का जीवन। हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, इसके लेखक बाणभट्ट हर्षवर्धन के रच कवि थे। उस ग्रंथ का एक अंश है, जिसमें विंध्य क्षेत्र के जंगलों के किनारे एक बस्ती के जीवन पर एक अति विरल चित्रण किया गया है। बस्ती के किनारे का इसमें कहा क्या गया है? बस्ती के किनारे का अधिकांश क्षेत्र जंगल और यहाँ की धान उपज वाली खलिहान और उपजाऊ भूमि के हिस्सों को छोटे किसानों ने आपस में बांट लिया है। और यहाँ के अधिकांश लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि घास से भरी भूमि में हल चलाना मुश्किल है। बहुत कम हिस्से साफ है, जो भी उनकी काली मिट्टी काले लोहे जैसी सकते हैं। यहाँ लोग पेड़ की छाल के गट्ठर लेकर चलते हैं। फूलों से भरे अनगिनत बोरे, अलसी और सन भारी मात्रा में शहद, मोरपंख, मोम, लकड़ी और घास की बोझ लेकर आते जाते हैं। ग्रामीण महिलाएं रास्ते में बसे गांव में जाकर बेचने को तत्पर रहती है। उनके सिरों पर जंगल में एकत्र किए गए फलों की टोकरियां थी। तो भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। तो इसमें की प्रारंभिक शताब्दी के भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें कई उल्लेख है अभिलेखों से मिलते हैं। इनमें कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्थरों पर खुदे हुए थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण के रूप में दिया जाता था जो लेते थे। भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं, वो साधारण और धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में, विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में है और कुछ तमिल, तेलुगु जैसे स्थानीय भाषाओं में लिखे हैं। आइए एक अभिलेख पर ध्यान से विचार करें। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। तो जो 375 से 415 ईस्वी में थी की पुत्री थी। उसका विवाह एक दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं की भूमि जैसे संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन अभी एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान में
दान भी किया था। इसका एक कारण हो सकता है क्योंकि वह एक रानी आरंभिक भारतीय इतिहास की कुछ रानियों में से एक थी और इसलिए उनका यह उदाहरण उदाहरण एक विरला ही रहा होगा। यह भी संभव कि धर्म शास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता होगा। और अभिलेखों से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इनमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे, जो शासक या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेखों के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उन्हें ही देने पड़ते थे। इस प्रकार भूमिदान अभिलेख क्षेत्र देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुए थे। क्षेत्रों में दान में दी गई भूमि की माप में अंतर है। कहीं-कहीं छोटे-छोटे टुकड़े हो जाते हो तो कहीं-कहीं बड़े-बड़े क्षेत्र दान में दिए जाते हैं। साथ ही भूमि दान में दान प्राप्त करने वाले लोगों को अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। इतिहासकार में भूमिदान को प्रभाव का गहन वाद विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकार मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रसारित करने की रणनीति थी, जबकि कुछ का कहना है कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है, अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा और उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने का प्रारंभ कर दिए। उनका यह भी मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं, जैसा कि हमने पिछले अंश में देखा है। उनका नियंत्रण ढीला होता रहा है था और इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे। प्रभावती और दंगुन गांव। प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख में यह कहा है कि प्रभावती ग्राम कुटुम्बिनों मतलब गांव के गृहस्थ और कृषक ब्राह्मणों और दंगुन गांव के अनिवासियों को आदेश देती है। आपको ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पूरी प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चनाल स्वामी को दान किया गया। आपको इनके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। एक अग्रहार के लिए उपयुक्त भी निम्नलिखित रियायत का निर्देश भी देती हूँ। इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाले जानवरों की खाल और कोयला देने वाले दायित्व से मुक्त है। साथ ही वे मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के राष्ट्रीय अधिकार को कार्यान्वित किए जाने से मुक्त है। इन गांवों को खनिज पदार्थ और खदीर वृक्ष के उत्पाद देने से भी छूट है। फूल और दूध देने के भी छूट है। इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और बड़े छोटे सभी करों सहित किया गया। इस राज्याध्यक्ष को 13वें राज्य वर्ष में दिखा गया और इसे चक्रदास में ने उत्कीर्ण किया है। भूमिदान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों और सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, घुमक्कड़ तथा लगभग एक ही स्थान पर रहने वाले और जगह-जगह घूमकर खेती करने वाले लोग। समानतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान-प्रदान के विवरण नहीं रखते थे। नगर और व्यापार, नए नगर। आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग छठी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। जैसा कि हमने पढ़ा है कि इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थे। प्राय सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे थे। इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे, जहाँ से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मथुरा जैसे अनेक शहर व्यवसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। पाटलिपुत्र का इतिहास। प्रत्येक नगर का अपना इतिहास था। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटली ग्राम नाम के एक गांव से हुआ था। फिर 5वीं सदी ईसा पूर्व मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगाह से हटाकर उसे बस्ती में लाने का निर्णय किया और इसका नाम बदलकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते-आते यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गई। और बाद में इसका महत्व कम हो गया और जब चीनी यात्री त्सांग 7वीं सदी में यहाँ आया तो इसे यह नगर खंडहर में बदला मिला और उस समय यहाँ की जनसंख्या भी कम थी। नगरीय जनसंख्या, संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार। तो हमने पढ़ा कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं था, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते थे, मतलब हड़प्पा शहरों से भिन्न। लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली हैं, जिन पर चमकदार कलाई चढ़ी है। उन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग किया करते रहे होंगे। साथ ही ये सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह-तरह के पत्थरों के बने गहन उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व आते-आते हम कई नगरों में छोटे धनात्मक अभिलेख प्राप्त करते हैं। इनमें दाता के नाम के साथ-साथ प्रायः उसके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी तो एक प्रतिमा की भेंट है जो मथुरा से मिली एक मूर्ति का भाग है।
तो तक्षशिला, कुषाण और गुप्त जो देख सकते हैं यहाँ पर है, और सातवाहन यहाँ पर शासक है, वाकाटक यहाँ पे है, और चोल, पांड्य, चेर। तो ये सब याद कर लीजिएगा मैप अच्छे से। तो बुनकर लिपि बढ़ाई, कुम्हार, स्वर्णकार, लौहकार और अधिकारी, धार्मिक, गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण लिखे होते हैं। कभी-कभी उत्पादक और व्यापारी के संघ का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लौह उपकरणों का प्रयोग किया हो। तो तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता, जिस क्षेत्र में पहली वो क्या कोई नगर थे, तो आप बताएंगे नगरी तो थी ही। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, छठी शताब्दी ईसा पूर्व उपमहाद्वीप में नई नदी मार्गों और भूमार्गों का मानव जाल बिछ गया और कई कई दिशाओं में फैल गया था। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैल गया और बंगाल की खाड़ी में यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। शासकों ने प्राय इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की। संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। इस मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी, घोड़े, खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे। खतरनाक तो थी, लेकिन बहुत लाभदायक भी होती थी। तमिल भाषा में मसत्सुवन और प्राकृत भाषा में सत्यवान सेट्टी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े ही धनी हो जाते थे। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसाले तथा कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य सागर तक क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। मालाबार तट, आधुनिक केरल। यह एक यूनानी समुद्री यात्री द्वारा रचित पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का एक अंश है। भारी मात्रा में काली मिर्च और दालचीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में वे जहाज भेजते थे। यह एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्कों, पुखराज, सुरमा, मुंगेर, कच्चे शीशे, तांबे, टीन और शीशे का आयात किया जाता था। इन बाजारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात किया जाता था। इसके अलावा उच्च कोटि के मोतियों, हाथीदार रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थरों, हीरो और काले नग और कछुए की खोपड़ी का भारी मात्रा में आयात होता था। तमिलनाडु को कोडू नाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों में बनाए जाने वाले मूंगों के उद्योग पुरातात्विक साक्ष्य मिले। यह संभव है कि पेरी प्लस में बड़े पत्थरों को इन्हीं तटवर्ती बंदरगाहों तथा स्थानीय व्यापारी लाए होंगे। सिक्के और राजा, व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था। चांदी और तांबे के आहत सिक्के सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में लाए गए। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके इनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया। आहत सिक्के पर बने बने प्रतीकों को उस विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई, तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। यह भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनान शासकों ने जारी किए। उन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व महाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। हालांकि सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन साम्राज्य तथा ईरानी प्राचीन शासकों द्वारा जारी सिक्कों में बिल्कुल समान थे। उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे स्पष्ट है कि व्यापारी तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के यथैव कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए। पुराविदों को यथैव शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों संख्या में मिले, जिनसे यथैवों की व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। इनके आरंभिक
आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। तो मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत साथ इसके साथ-साथ उन पर पाए जाने वाले चित्रलिपि आदि उनकी धातुओं का विश्लेषण और संदर्भों में इन सिक्कों को पाया गया और इनका अध्ययन मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सोने के सिक्के मिलने के कम हो गए। क्या इससे ये संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया था। तो इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों और समुदाय क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। अन्य का कहना था कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा। यहाँ उनका यह भी कहना था कि यद्यपि इस काल के सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया था, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों के सिक्के का उल्लेख होता रहा है। और क्या इसका अर्थ यह हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते थे क्योंकि वे प्रचलन में थे और उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा था। तो आहत शब्द से ये स्पष्ट है कि इन सिक्कों पर प्रतीकों को आहत करके उन्हें बनाया जाता था, मतलब पीट कर। और एक धायवे सिक्का यहाँ पर है। तो मूल बातें क्या है? अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है? तो अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों को यह कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेखों पर क्या लिखा है? तो ये गुप्त सिक्का है, ये अभिलेख है। तो यहाँ पर अक्षर दिया है और इसका मीनिंग हिंदी के अक्षर में दिया है। तो ब्राह्मी लिपि का अध्ययन आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया जा गया। 18वीं सदी के यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगला और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और इनके अक्षरों की प्रतीक अक्षरों की तुलना शुरू की। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में थे। फिर भी कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों ने अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 में अर्थ निकाल लिया। खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया? पश्चिमोत्तर के अभिलेखों से प्रेरित खरोष्टी लिपि के पढ़े जाने की अलग कहानी है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं जो द्वितीय प्रथम शताब्दी से पूर्व थे द्वारा बनवाए गए सिक्कों की जानकारी हासिल करने में आसानी हुई। इन सिक्कों पर राजाओं के नाम यूनानी खरोष्टी में लिखे गए थे। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपि में ओपोलोडोटस का नाम लिखने में एक प्रतीक मान लिया गया प्रयुक्त किया गया था, जो कि प्रिंसेप ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्रकृति के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया था। तो राजा का आदेश क्या था? राजन देवान प्रियदर्शी ये कहते हैं कि अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मैंने निम्नलिखित व्यवस्था की और लोगों के समाचार हम तक प्रतिवेदक सदैव पहुंचाए। चाहे मैं कहीं भी हूँ, खाना खा रहा हूँ, अंतःपुर में हूँ, विश्राम कक्ष में हूँ, गौशाले में हूँ या फिर पालकी में मुझे ले जाया जा रहा हो अथवा वाटिका में हूँ, मैं लोगों के विषयों को निराकरण स्थल पर करूंगा। निराकरण हर स्थल पर करूंगा। अभिलेखों का प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य इतिहासकार एवं अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीकों से पता लगाने के लिए आइए अशोक के दो अभिलेखों को ध्यान से पढ़ें। ध्यान देंगे ये बात है कि अभिलेख में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है, उनमें अशोक द्वारा बनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया, जैसे देवान प्रिय और देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिनमें उनकी उपाधि भी लिखी है। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय शैली भाषा पुरालिपि विज्ञान सबसे समानता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था। आपने ये भी देखा है कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उनसे पहले के शासकों में रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं थी। यदि अशोक से पहले उपमहाद्वीपीय इतिहास का विचार करें तो क्या आपको लगता है कि अशोक का यह वक्तव्य सही है? इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके जो उनमें लिखा है वह सत्य है, संभव है या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण है। क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे गए? अभिलेखों शास्त्री प्राय वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं, वह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे कि लेखन का मूल अर्थ बदल न जाए। इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा के आदेश यातायात मार्गों के किनारे और नगरों के पास प्रकृति पत्थरों पर उत्कीर्ण थे, तो क्या वहां से आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे? अधिकांशतः
लोग प्राय पढ़े-लिखे नहीं थे। क्या पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृतिक महादेव में सभी स्थानों पर लोग समझते थे? क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? उन प्रश्नों के उत्तर पाना सदैव आसान नहीं था। राजा की वेदना। जब देवान प्रियदर्शी ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख मारे गए और इससे भी ज्यादा मृत्यु हुई। कलिंग पर शासक स्थापित करने के बाद देवान प्रिय धर्म के ज्ञानाध्ययन, धर्म के स्नेह और धर्म के उपदेश में डूब गए। यही दीवानपीर के लिए कलिंग की विजय का पश्चाताप हुआ। दीवानपीर के लिए यह बहुत वेदनादायी और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो उसे पराजित राज्य का हनन होता है और वहाँ लोग मारे जाते हैं, निष्कासित किए जाते हैं। तो इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख से मिलते हैं, जिनकी व्याख्या हम प्राय अशोक की वेदना के प्रतिबिंब के रूप में की जाती है। साथ ही यह युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन को भी दर्शाता है। जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे, यदि हम अभिलेख के शाब्दिक अर्थ के परे समझने का प्रयास करते हैं तो परिस्थिति और भी जटिल हो जाती है। यदि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहाँ नहीं मिला है, अर्थात यह अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है जिस पर विजय प्राप्त की गई थी। इसका हम क्या अर्थ लगाएं? क्या राजा की नव विज्ञान विजय की वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे पर कुछ कह न सका? अभिलेख साक्ष्य की सीमा। अब आपको ये पता चल गया होगा कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है। कभी-कभी इनकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है, जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं, जिससे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थानीय संबंध से संबंधित होते हैं। यदि आप अभिलेख के शोध पत्रों को पढ़ें, इनमें से कुछ का उल्लेख काल रेखा 2 में किया गया है, तो आप पाएंगे कि विद्वान इनके पढ़ने की वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते रहते हैं। यदि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सकते हैं या प्रकाशित किए गए हैं, तो उनके अनुवाद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे हैं। इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध हैं, वो संभवतः कुछ अभिलेखों का अंश मात्र है। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या यह है, जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं, उन्हें अभिलेखों में अंकित किया गया हो। उदाहरण के तौर पर खेती के दैनिक प्रक्रियाओं और रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है, क्योंकि प्राय अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। इससे के अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं और उन्हें बनवाते हैं, इसलिए उन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी, ताकि अपने अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके। अर्थात राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से ही नहीं मिलता है। साथ ही इतिहासकार प्राय प्राचीन और अर्वाचीन दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आशंका व्यक्त करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में और 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकार प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे। 20वीं सदी के मध्य में आर्थिक परिवर्तन विभिन्न सामाजिक समुदायों के उदय के विषय में महत्वपूर्ण बन गया। हाल के दशकों में ऐसे समुदाय के प्रति इतिहासकारों को रुचि बढ़ गई जो सामाजिक हाशिए पर रहे हैं। इसे संभवतः प्राचीन स्रोतों पर पुनर्विचार किया जाएगा, विश्लेषण को नई विधियां विकसित होंगी। कर्नाटक से प्राप्त ताम्रपत्र लेख है, लगभग 6ठी ईसा पूर्व का है और काल रेख के बारे में बात करेंगे और प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास। लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व धान की रुपाई, गंगा घाट में नगरीकरण, महाजनपद आहार सिक्के। और लगभग 500 से 400 ईसा पूर्व मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़। 327 से 325 सिकंदर का आक्रमण। 321 में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण। 372 से 268, 241 ईसा पूर्व अशोक का शासन। लगभग 185 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का अंत। 200 से 100 ईसा पूर्व पश्चिमोत्तर में शक शासक, दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य, दक्कन में सातवाहन। और लगभग 100 से 200 ईसा पूर्व। एक मिनट, एक मिनट, क्या हो जाता है भाई, थोड़ा सा तो बाकी है। चलिए, हो गया, ठीक है। और सिकंदर का आक्रमण हो गया और यहाँ पे शक शासक, दक्षिण में चोर, चेर, पांड्य और दक्कन में सातवाहन। और 100 से 200 में पश्चिमोत्तर के शक, रोमन व्यापार, सोने के सिक्के। और 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण। और 100 से 200 ईस्वी में तक सातवाहन और शक शासकों का भूमिदान के अभिलेखों के प्रमाण। 320 में गुप्त शासक का आरंभ और 335 से 75 में समुद्रगुप्त और 375 415 में चंद्रगुप्त द्वितीय दक्कन में वकाटक। और 500 से 600 ईसा पूर्व में कर्नाटक में चालुक्यों का उदय, तमिलनाडु पल्लवों का उदय। और 606 से 647 में कन्नौज में राजा हर्षवर्धन चीनी जाति स्वयं सांग की यात्रा। और 712 में अरबों के सिंध पर विजय। तो एक कालक्रम याद कर लीजिए, मिलान के लिए आता है। और 18 अभिलेखों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति।
तो 18वीं शताब्दी की बात करें 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन, 1810 के दशक में कोलिन मैकेंजी ने संस्कृत तमिल भाषा के 8,000 अभिलेख एकत्र किए। 1838 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का अर्थ निकाला गया। 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम के अशोक के अभिलेखों के एक अंश का प्रकाशित किया और 1886 में दक्षिण भारत के अभिलेखों के शोध पत्र एपिग्राफिया कर्नाटिक का प्रथम अंक आया। 1888 में एपिग्राफिया इंडिका का प्रथम अंक आया। 1965 और 66 में डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफिक एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी प्रकाशित की। तो ये रहा क्वेश्चन आंसर। आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्पकाल के उत्पादन के प्रमाणों की चर्चा कीजिए। हड़प्पा के नगरों के प्रमाण से क्या प्रमाण से कितने प्रमाण भिन्न है? महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए और सामान्य लोगों के जीवन के पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे बनते हैं? तो एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन ही मेंस में पूछता है यूपीएससी, तो इस पे प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो आपको भरपूर जानकारी मिल जाएगी। तो ये इतिहास का चैप्टर यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।